इस फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि दो लोग जिनके नाम सखाराम और सत्यम हैं, वो एक चैनल पर साइंस और धर्म को लेकर डिबेट कर रहे होते हैं। सखाराम एक धार्मिक है जिनका ईश्वर पर बहुत विश्वास है, और दूसरी तरफ सत्यम जो सिर्फ साइंस पर विश्वास रखते हैं। सत्यम का मानना है कि धर्म सिर्फ इंसान की कल्पना है। वो दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि ये धार्मिक लोग इंसानों को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, और इसी बात से सखाराम सत्यम से बहुत नफरत करते हैं। ये दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, और आगे इन दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से कैसे जुड़ता है, चलिए देखते हैं। यहां हमें सत्यम के परिवार को दिखाया जाता है। सत्यम घर पर किसी को पूजा नहीं करने देता है, और उसकी पत्नी और विदेशी बहू के बीच हमेशा झगड़ा चलता रहता है। लेकिन यहां सत्यम का एक और बेटा है जिसका नाम विप्रो होता है। उसकी अब तक शादी नहीं हुई, और विप्रो की सरकारी नौकरी लग चुकी थी। उसकी पहली पोस्टिंग मुंबई में थी, पर वह मुंबई नहीं बल्कि अलग अलग जगह अपनी नौकरी करना चाहता है, जिसके लिए वह अपनी शिफ्टिंग कश्मीर में करवा लेता है। हालांकि उसकी सीनियर उससे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब वह कश्मीर पहुंच चुका था। यहां रास्ते में ही धमाके शुरू हो जाते हैं, और ये देखकर उसकी हवा निकल जाती है। जब वह घर पहुंचता है तो वह देखता है कि न तो वहां खाना था और न ही अच्छा शौचालय, और अब वह हल्का होने के लिए पहाड़ियों में चला जाता है। और अगले पल उसकी मुलाकात एक बुर्के वाली लड़की से होती है, जिसे वह बेगम कहकर बुलाता है, और वह उसे पहली नजर में पसंद कर लेता है, जिसके बाद वह लगातार उसका पीछा करता है। वो इन सब से तंग आकर उससे बोलती है कि वो एक पाकिस्तानी है और वो यहां अपने भाई फिरोज को ढूंढने के लिए आई है। पर विप्रो उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। वो भी उसके साथ उसके भाई को ढूंढने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि यहां कोई फिरोज नाम का बच्चा है। अगले पल वहां कई गुंडे आ जाते हैं जिनके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। यहां विप्रो बेगम को लेकर भाग रहा था और गुंडे उनके पीछे, लेकिन वो जल्द ही उन सब से पीछा छुड़ा लेता है। विप्रो ने गुंडों से तो पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन बेगम को डर था कि वो गुंडे वापस ना आ जाएं, इसलिए वो विप्रो के घर पर रुकती है। यहां वो उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था। नाश्ते से लेकर उसकी पसंद की कॉफी तक वो सब कुछ उससे लेकर दे रहा था, और साथ ही वो उसके भाई को भी ढूंढ रहा था। जिसके बाद वो सभी फिरोज नाम के बच्चों को बेगम के पास ले आता है, पर उनमें से कोई भी फिरोज नहीं था, जिसके बाद वो उन्हें आर्मी कैंप को दे देता है। दरअसल वो सभी बच्चे अगवा किए गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं था। जब आर्मी वाले उन बच्चों के नाम का ऐलान करते हैं तो वहां सभी की माएं आ जाती हैं, जो अपने बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश थीं। ये देखकर बेगम के दिल में भी विप्रो के लिए थोड़ा थोड़ा प्यार आने लगता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि बेगम ने विप्रो के लिए एक मैसेज छोड़कर उससे दूर चली गई थी। वो उससे बताती है कि वो पाकिस्तान वापस जा रही है, जिसके बाद विप्रो बेगम को बहुत ढूंढता है, और आखिर में वो उससे मिल जाता है। वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है और बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बेगम को लग रहा था कि अब उसे सच बता देना चाहिए, और वो उससे बताती है कि वो बेगम नहीं, ब्राह्मण है और उसका नाम आराध्या है। ये सुनकर वो पूरी तरह हिल जाता है, लेकिन वो उससे किसी भी हाल में अपनाना चाहता था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पाकिस्तान जा सकता हूं, तो सोचो कि मैं तुम्हें पाने के लिए क्या नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद आराध्या भी विप्रो के प्यार को स्वीकार कर लेती है। पर विप्रो को एक और झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पापा कोई और नहीं सखाराम है, क्योंकि सत्यम और सखाराम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, और वो इन दोनों के रिश्ते को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। पर यहां विप्रो और आराध्या कसम खाते हैं कि चाहे कुछ भी हो, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने पेरेंट्स को किसी तरह मिलने के लिए राजी कर लेते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अपने घर पर एक दूसरे को बुलाना नहीं चाह रहा था। और अगले पल वो दोनों के परिवार मेट्रो ट्रेन में एक दूसरे से मिलते हैं। यहां सखाराम बोलते हैं कि उन्हें अपनी बेटी के होने वाले पति की कुंडली देखनी है कि क्या उन दोनों की जोड़ी सही रहेगी या नहीं। लेकिन सत्यम इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होते, क्योंकि वो इन सब पर विश्वास नहीं करते। पर किसी तरह विप्रो की मां सखाराम को अपने बेटे की कुंडली दिखाती है, जिसे देखकर सखाराम बोलते हैं कि ये दोनों शादी के बाद बिल्कुल खुश नहीं रह सकते। इन दोनों के बीच कभी खुशी नहीं आएगी। इससे अच्छा ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं तो ही बेहतर रहेगा। लेकिन इन सबका एक और रास्ता है। अगर विप्रो और विप्रो के पापा सत्यम हवस करेंगे तो उनकी कुंडली भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन सत्यम को यह लग रहा था कि सखाराम उन्हें जानबूझकर झुकाना चाहते हैं। वो दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि देखो, दूसरों को साइंस का ज्ञान बांटने वाला खुद हवस कर रहा है। यह बात से सत्यम की बहुत बेइज्जती होने वाली थी, और अब सत्यम इस रिश्ते से बिल्कुल भी राजी नहीं होता। सखाराम भी जब तक हवस पूरा नहीं हो जाता तब तक अपनी बेटी का हाथ विप्रो के हाथ में नहीं देना चाहता। यहां विप्रो और आराध्या जानते थे कि जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं वो इस जन्म में तो नहीं होने वाला, और वो अपने प्यार को लेकर पीछे नहीं हटने वाले थे, और वो अपने पेरेंट्स से दूर हो
होकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिसके बाद विप्रो को उसकी मैडम का सहारा मिलता है। वो अपने पति के साथ रहती है और वो उन्हें एक फ्लैट रहने के लिए देते हैं, जिनमें वो अपनी शादी की पहली रात रोमांस से भरी गुजारते हैं। शादी के बाद ऐसा लग रहा था कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इन दोनों के बीच हमेशा रोमांस चलता रहता है। हर रात वो एक दूसरे को किस के बिना नहीं सोते, और साथ ही आराध्या अपनी प्रेगनेंसी चेक करती रहती है और एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब वो यह बात विप्रो के पास जाकर उससे बताती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो जल्द ही आराध्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का मिसकैरेज हो चुका है। आराध्या के सारे सपने टूट जाते हैं। साथ ही विप्रो को भी इस बात का बहुत दुख था। वो दोनों अपने गम से बाहर भी नहीं निकले थे कि उनके सामने एक और समस्या आ जाती है। अगले दिन विप्रो के पापा सत्यम बंद बजा लेकर आते हैं। वो ये बात से खुश थे कि विप्रो अब बाप बनने वाला है और वो दादा, लेकिन इससे ज्यादा खुशी उन्हें इस बात की थी कि सखाराम की भविष्यवाणी गलत साबित हो चुकी थी और ये बात आराध्या के पापा सखाराम के पास भी पहुंच जाती है कि वो मां बनने वाली है। यहां सखाराम का गुस्सा अपनी बेटी पर से अभी नहीं उतरा था। वो अभी उससे नाराज थे, लेकिन किसी तरह आराध्या की दादी उन्हें मनाकर आराध्या के घर ले जाती है और अब वह सत्यम भी आ चुके थे। यहां उन दोनों के बीच फिर से आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं। सत्यम बोलते हैं कि देखा, तुम्हारी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। तुमने कहा था कि मेरे बेटे के घर खुशियां नहीं आएगी, वो दोनों कभी खुश नहीं रहेंगे, लेकिन यहां ये घर खुश भी है और इनके घर बेबी भी होने वाला है। सत्यम की ये बातें सखाराम को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहां इससे पहले झगड़ा और बढ़ता आराध्या उन्हें बता देती है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। ये बात सुनकर दोनों के घरवालों के पैरों से जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद सखाराम कहते हैं कि अब भी वक्त है, अगर तुम लोग चाहो तो हवस करके ये सब कुछ ठीक कर सकते हो। और इससे पहले यहां झगड़ा शुरू होता, विप्रो उन्हें अपने अपने घर वापस भेज देता है, जिसके बाद विप्रो और आराध्या की आपस में ही लड़ाई हो जाती है। विप्रो यहां आराध्या को बहुत भला बुरा कह देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच दूरियां पैदा हो जाती हैं। यहां आराध्या को लगने लगा था कि शायद उसके पापा की भविष्यवाणी सही थी, लेकिन विप्रो उससे किसी तरह मना लेता है और आराध्या विप्रो को अपना टेस्ट करवाने को बोलती है। एक मर्द के लिए अपनी मर्दानगी का टेस्ट करवाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है, लेकिन वो आराध्या को नहीं खोना चाहता, इसलिए वो अपना टेस्ट करवा लेता है, जिसमें सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से इन दोनों के बीच नाराजगी पैदा हो जाती है। विप्रो आराध्या के पीछे पीछे घूमता, उसे हर तरह बार बार मनाता, लेकिन कहीं कहीं आराध्या के मन में उसके पापा की भविष्यवाणी थी, वो उसे दूर भगा करती। विप्रो उसे मनाने के लिए सब कुछ करता है, यहां तक कि ट्रेन में उसके लिए कॉफी तक लाता है, पर उसकी नाराजगी दूर नहीं होती। और इसी दौरान ट्रेन में कुछ लड़के आराध्या को परेशान करते हैं। उनमें से एक बोलता है, सुना है कि तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है, तुम एक बार मुझे चांस देकर देखो, तुम्हें मजा भी आएगा और बेबी भी मिल जाएगा। ये सब कुछ पीछे से विप्रो सुन रहा था और उसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती। वो एक एक करके सबकी अच्छे से धुलाई करता है। वो यहां जितने भी लोग आराध्या पर बैड कमेंट्स कर रहे थे, उन सबको बहुत बुरी तरह मारता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन आराध्य के दिमाग में हर वक्त उसके पापा की भविष्यवाणी को लेकर चिंता होती है और यही बात से एक दिन उसका झगड़ा बहुत बढ़ जाता है और गुस्से में विप्रो आराध्य को अपने घर वापस भेज देता है। लेकिन वो खुद भी अकेला हो चुका था। वो आराध्य के बिना नहीं रह पा रहा था। वो आराध्य के घर जाता है और उससे वापस चलने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। इसी वजह से वो निराश होकर वापस चला जाता है, जिसके बाद विप्रो की मैडम और उसके हस्बैंड विप्रो से और आराध्य से बात करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हमारी भी एक बेटी है जो गांव में रहती है। उसे नेचर बहुत पसंद है, इसलिए हमने उसे गांव में रखने का फैसला किया। मिसकैरेज होना नॉर्मल बात है, हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन हमने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया। इंसान की आधी लाइफ पढ़ाई करने में, कमाने में, घर संभालने में निकल जाती है और जो उसके हिस्से में बचती है वो है उसकी अपनी मैरिज लाइफ। और ये ईश्वर की दी हुई सबसे खूबसूरत लाइफ होती है। इससे तुम लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ कर वेस्ट मत करो। तुम लोग चाहो तो हमारी बेटी की बर्थडे पार्टी में आ सकते हो, जहां तुम अपना कीमती समय एक दूसरे को देख सकोगे। इससे तुम लोग के बीच से मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाएगी और प्यार भी बढ़ेगा। ये सुनकर वो दोनों उनकी बेटी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले पल वो दोनों उनकी बर्थडे पार्टी में जाते हैं। यहां आने के बाद वो देखते हैं कि जहां बर्थडे पार्टी होने वाली थी वहां प्रेयर हो रही थी, जिसके बाद विप्रो की मैडम बताती हैं कि हमारे कई बार ट्राई करने के बाद एक बेटी हुई थी, लेकिन वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं थी।
हमने उसे जीवन देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक दिन हमें छोड़कर चली गई। हमारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आज हमारा कोई बेबी नहीं है, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। आज हम जिंदा हैं तो उसकी वजह हमारा प्यार है, जिसे हमने कई मुश्किलों के बाद भी संभाले रखा। ये सुनकर विप्रो और आराध्या इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आराध्या अपने घर वापस चली जा रही थी। विप्रो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती, और अब उसे समझ आ चुका था कि आराध्या और वो तभी साथ रह सकते हैं जब विप्रो और उसके पापा मंदिर में हवन करेंगे। यहां से विप्रो अपने पापा के पास जाता है और उन्हें अपने साथ मंदिर चलने के लिए कहता है। यहां वो बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मंदिर नहीं जाऊंगा, जिसके बाद वो उनके सामने अपने प्यार के लिए भीख मांगता है, उनके सामने गिड़गिड़ाता है। अब विप्रो के पास अपने प्यार को वापस पाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, और वो अकेला ही मंदिर चला जाता है। यहां लेकिन यह हवन विप्रो को और उसके पापा सत्यम को एक साथ करना था। सखाराम बताते हैं कि सत्यम के बिना यह हवन अधूरा रह जाएगा, और अगले पल हम देखते हैं कि सत्यम भी अपने बेटे की तड़प को देखकर मंदिर आ चुके थे। और जैसे ही हवन शुरू होता है, यहां बरसात होने लगती है, जिसकी वजह से हवन ठहर जाता है, और इसी बीच विप्रो और आराध्या एक दूसरे के करीब आते हैं। यहां सत्यम को मंदिर आते हुए देखकर आराध्या भी पिघल चुकी थी, और अब उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। वो विप्रो से कहती है, चाहे हमारा बेबी हो या ना हो, अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, और हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए किसी हवस की जरूरत नहीं है। अब हमारा प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करके बहुत रोते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि विप्रो और आराध्या की एक खूबसूरत सी बेटी है, और अब यह एक परिवार बन चुका है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आज के जमाने में सच्चा प्यार किसी को नहीं मिलता, जिसको मिलता है उससे कदर नहीं होती। लेकिन शादी का रिश्ता उनके बीच आने वाले बच्चे से मजबूत हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। पर मिसकैरेज और लड़के में बच्चा पैदा न करने की समस्या बढ़ चुकी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आप खुद जानते हैं। आप वैसे वीडियो और वैसा काम न करें जिससे आपकी जिंदगी खराब हो। मर्द के लिए उसकी इज्जत उसकी बीवी है, और ताकत उसके बच्चे हैं। अगर ये दोनों में से कोई एक भी ना हो तो उसकी जिंदगी अधूरी हो जाती है।